हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम फिर आ गए। हम सभी यहाँ पर आकर ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने एग्जाम्स, अपने टेस्ट बहुत अच्छी तरीके से करें। तो वही आज भी हम करेंगे। हम सभी साथ रहें तो कुछ भी कर सकते हैं और साथ हैं। इसी तरीके से आगे भी हम साथ रहेंगे। तो इसी साथ के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में आज जो हम आपके लिए लाए हैं वो है आपकी क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव की बुक। हमारी है अंतराल भाग 2 पाठ 3 विस्कोहर की माटी। ये जो हम आज चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं आपको, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम पहले भी करा चुके हैं, मगर आज तो हम क्या कराएंगे, आज हम इसका करेंगे क्विक रिवीजन, ताकि किसी भी एग्जाम में हमें रिवीजन करने की जरूरत तो पड़ती है। तो ये रिवीजन हम आज करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले इस चैप्टर की हम पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन यानी कि एक्सप्लेनेशन को दोबारा रिवाइज करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। तो इससे ये हो जाएगा कि जो हमने पिछला पढ़ा था वो फटाफट हमें याद आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले इस पाठ के सार को हम समझते हैं। क्या दिया है, प्रस्तुत पाठ विस्कोहर की माटी में लेखक अपने गांव तथा वहां के प्राकृतिक परिवेश, ग्रामीण जीवन शैली, गांव में प्रचलित घरेलू उपचार तथा अपनी मां से जुड़ी यादों का वर्णन करता है। तो जो हमारे लेखक हैं ना, वो किस तरीके से उनका गांव था, कैसे आसपास का माहौल था, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का मौसम, वहाँ खिलने वाले फूल पौधे, इवन वहाँ पे मिलने वाले सांप तक की उन्होंने हमारे इस पार्ट में हमको बताया है। साथ ही हमें ये भी बताया है कि उनकी माँ के साथ क्या था, वो थोड़ा बहुत था, वो भी उन्होंने इसमें हमको एक्सप्लेन किया है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है। तो इन्होंने हमको बताया है कि कोइया एक प्रकार का जल पुष्प होता है। जल पुष्प मतलब पानी में खिलने वाला जो फूल होता है उसको जल पुष्प कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने कमल में देखा है, कमल कहाँ खिलता है, पानी में खिलता है ना, तो उसी तरीके से कोइया होता है। कमल को कोइया मत समझिएगा, वो उसी तरीके का ही एक फूल होता है। क्या दिया है, इसे कुमुद या कोका बेली भी कहते हैं। ये कोइया के फूल को क्या कुमुद या कोका बेली भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम हो गए, कोइया, कुमुद और कोका बेली। शरद ऋतु में जहां भी पानी एकत्र होता है कोइया फूल उग जाता है। तो मतलब इसको आप कहिए कि पर्टिकुलर बहुत सारा पानी चाहिए या तालाब ही चाहिए, तो ऐसा नहीं है। कहीं पे भी पानी का, तो भाई जब बारिश होती है तो आप देखते हैं कि छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं उनमें पानी भर जाता है, तो वहां पे भी ये फूल खिल जाता है। शरद की चांदनी में कोइया की पत्तियां तथा उजली चांदनी एक सी लगती है। इस पुष्प की गंध अत्यंत मादक होती है। तो ये जो है ना, जब चांदनी, शरद ऋतु में जो चांदनी रात होती है, जब चांद की चांदनी पड़ती है रात में, एकदम एक तो पूरा अंधेरा होता है और चांद की ये सफ़ेद सफ़ेद दूधिया रोशनी होती है, तो उस रोशनी जब कोइया के पत्तों पर पड़ती है ना, तो वो पत्तियां बहुत ही उजली सी लगने लगती हैं, एकदम सफ़ेद। एक तो सफ़ेद होती हैं और ऊपर से चांदनी पड़े तो वो और ज़्यादा सफ़ेद लगने लगती है। और इसकी महक जो होती है वो एकदम मदमस्त कर देने वाली, बहुत ही अच्छी महक लगती है। लेखा अब यहाँ पर इन्होंने अपने जो गांव है जहाँ पर, वहाँ पे जो फूल खिलते थे उसके बारे में बताया। अब सेकंड पैरे में ये अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं हमको। लेखक के अनुसार बच्चे का माँ से संबंध भी अद्भुत होता है। बच्चा जन्म लेते ही माँ के दूध को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। नवजात शिशु के लिए दूध अमृत के समान है। बच्चा माँ से सिर्फ दूध ही ग्रहण नहीं करता, उससे संस्कार भी ग्रहण करता है। अब देखिए क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया जाता, सिर्फ अपनी माँ का दूध ही उसे पीना होता है और इवन पानी तक पीने को उसको नहीं मनाही होती है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चा सिर्फ जब माँ का दूध पी रहा है तो माँ से ही अटैचमेंट उसका सबसे ज़्यादा रहता है। तो ये जो अटैचमेंट होता है सिर्फ वो पेट भरने तक ही नहीं रहता। माँ जिस भाव से, जिस दुलार से अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वो धीरे धीरे उस एक, अगर ऐसे कर दूध पिला रही है और हाथ भी उसके सर पर फेर रही है, तो उसके अंदर वो उस एहसास के साथ बहुत सारे संस्कार, अच्छी बातें, अपना प्यार दुलार, सब कुछ धीरे धीरे अंदर उस एहसास के एक, क्या कहते हैं, सहलाहट के साथ, एक स्पर्श के साथ
उस बच्चे के अंदर डालती जाती है। तो इसीलिए बच्चे और माँ का जो बंधन होता है वो क्यों एकदम अनूठा माना जाता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ पर डिपेंड होता है और माँ ही उसके बच्चे के एहसास को और बच्चा माँ के एहसास को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। तो अब यही उन्होंने बताया कि नवजात शिशु के लिए दूध अमृत के समान है। बच्चा माँ से सिर्फ दूध ही नहीं ग्रहण करता, उससे संस्कार भी ग्रहण करता है जो उसके चरित्र तथा व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होते हैं। बच्चा सुखबुकाता है, रोता है, माँ को मारता है, माँ भी कभी कभी मारती है, फिर भी बच्चा माँ से चिपका रहता है। आप भी देखिए, आप मम्मा के ऊपर इतना गुस्सा आ जाओगे, मम्मा आपकी भी पिटाई कर देगी, लेकिन अगर कुछ भी चीज जरूरत होगी तो आप सबसे पहले माँ के पास भागोगे और आपको जरा सी तकलीफ होगी तो माँ आपकी तरफ दौड़ी आती है। तो ये चाहे जितनी चिढ़ हो, रोना हो, कुछ भी हो, हम चिढ़ भी जाएं, माँ से कुछ गुस्सा भी हो जाए, लेकिन जब हम पर कोई मुसीबत आएगी तो सबसे पहले हम माँ की तरफ ही भागते हैं। बच्चा माँ के पेट से गंध स्पर्श भोगता है। बच्चा दांत निकलने पर टीसता है, अर्थात हर चीज को दांत से काटता है। तो अब क्या होता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी करवट हो, चाहे उसका पैर मारना हो, कुछ भी हो, माँ को तरह तरह के एहसास होते हैं। पेट में जैसे बच्चा अगर अंदर पैर भी चलाता है तो माँ को बहुत दर्द तकलीफ होती है, वो भी दर्द होता है, लेकिन माँ के लिए वो दर्द नहीं होता, वो बहुत ही अच्छा एहसास होता है कि उसका बच्चा अंदर पल रहा है उसके। अब जब बच्चा निकलता है, माँ दूध पिला रही है तो उसको दांत अगर निकलने लगते हैं तो वो काटता है, वो भी दर्द होता है, लेकिन तब भी माँ कभी उसको डांटती नहीं, मारती नहीं, सिर्फ प्यार से समझाती है चीज़ों को, इवन हाथ भी पकड़ेगा, टीसेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन तब भी माँ कभी दूध पिलाना बंद नहीं करती, वो हमेशा उसको दूध भी पिलाती है। तो ये एहसास होता है कि चाहे आप जितना कर लीजिए, माँ अपने फर्ज से नहीं हटती, उसी तरीके के बच्चा भी अपनी माँ से भी उतना ही अटैच रहता है। चांदनी रात में खटिया पर बैठकर जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तब बच्चा दूध के साथ साथ चांदनी के आनंद को महसूस करता है। तो अब क्या होता है, जब माँ दूध पिला रही है चांदनी रात में तो सिर्फ वो दूध ही नहीं पी रहा, उस रात के एहसास को में भी आनंद ले रहा होता है, अर्थात चांदनी के समान उसके अंदर और ममता देती है। तो मतलब जो चांदनी है, वो जो माँ के समान जो ममता होती है, वो उसके अंदर और अच्छा एहसास भर देती है। माँ से लिपटकर बच्चे का दूध पीना जड़ से चेतन होना यानी मानव जीवन लेने की सार्थकता है। यानी माँ जब बच्चा जो है वो माँ से दूध पीता है तो वो जो जड़ चीज़ थी, जो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा, जो एक निर्जीव चीज़ उसके पेट में आके पलना शुरू हुई थी, अब धीरे धीरे उसने सजीव का रूप, यानी कि अब वो सार्थकता में, वास्तविकता में आ रहा है। इस संसार में धीरे धीरे वो एहसासों को महसूस करना शुरू कर रहा है। बिस्नात अभी माँ का दूध पीता था। बिस्नात मतलब हमारे लेखक अभी सिर्फ माँ का दूध ही पीते थे। उनके छोटे भाई का जन्म हो गया। माँ के दूध पर छोटे भाई का अधिकार हो गया, नात का दूध छूट गया। बिस्नात को वो उनके 3 साल होने पर पड़ोसन की कसेरनी दाई ने पाला। माँ का स्थान दाई ने ही ले लिया। यह बिस्नात पर अत्याचार हुआ। तो इस पार्ट में जो हमारे लेखक है विश्वनाथ जी बोलते हैं कि वो छोटे ही थे कि अभी अपनी माँ का दूध ही पी रहे थे, तभी उनका छोटा भाई भी आ गया। अब माँ के दूध पर विश्वनाथ का हक ना होकर उनके छोटे भाई का अधिकार हो गया और अब उनको माँ की जगह किसने पाला, पड़ोस में कसेरनी दाई रहती थी, उन्होंने पालना शुरू कर दिया। तो उन लेखक को ये लगता है कि ये उनके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ था, माँ का साथ उनसे छूट गया था। अब नेक्स्ट आते हैं, इसी में अब ये जो इन्होंने बताया माँ के साथ, उसी तरीके से उन्होंने कुछ और बत्तख को देखा था कि वो अपने अंडों और बच्चों की कैसे देखभाल करती, तो इससे अपनी माँ को और उस बत्तख को सिमिलर करना उन्होंने शुरू किया था। क्या है, दिलशाद गार्डन में लेखक बत्तखों को देखता है। बत्तख अंडे देने के समय पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती हैं। लेखक ने एक बत्तख को कई अंडों को सेते देखा। लेखक को बत्तख, माँ तथा मानव शिशु में कई समानताएं दिखाई दी। एक माँ में और बत्तख में समानताएं दिखाई दी और उस अंडे और मानव शिशु में समानताएं दी। ये सब एक ही जैसे हैं। जिस प्रकार बत्तख फैन फैलाकर अंडों को दुनिया की नजरों में बचाकर रखती है, अपनी पैनी चोंच से की सार्थकता से, कोमलता से अपने पंखों के अंदर छुपा कर रखती है। कि मतलब जो बत्तख की चोंच इतनी हार्ड होती है, वो अपने क्या करती है, वो
साथ करके रख लेती है। अंडे रखे उसने, अंडे ऐसे रखे, उसके ऊपर कितनी कोमलता के साथ बैठ जाती है कि टूटे नहीं, उन्हें सेती रहती है। और उसके अलावा क्या करती है, जो उसकी चोंच इतनी हार्ड होती है वो भी कोमलता का एहसास उन अंडों को कराती है, वो बिल्कुल भी उन अंडों को नुकसान नहीं पहुंचाती है उनकी चोंच। अब हमेशा निगाह कौवे की ताक पर रखती है और हमेशा उसका ध्यान कहाँ रहता है, कौवे पर, क्योंकि कौवे उसके अंडों को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, ले जाने की कोशिश, खाने की कोशिश करते रहते हैं। तो उसकी नज़र हमेशा कहाँ रहती है, कौवों पर, कि कहीं उसके अंडों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। उसी प्रकार मानव शिशु माँ भी अपने बच्चों को दुनिया की नज़रों से बचाती है, उन पर आने वाली मुसीबत को भाप कर उनकी रक्षा करती है। गर्मियों की दोपहर में लेखक घर से चुपचाप बाहर निकल जाता था। तो अब इन्होंने यहाँ पर क्या बताया था, उसी तरीके से माँ भी, जो माँ होती है वो भी मानव शिशु का उसी तरह ख्याल रखती है जैसे बत्तख अपने अंडों का रखती है। जिस तरीके से भाई माँ जो है मानव शिशु में बहुत ध्यान रखती है कि कहीं उसको चोट ना लगे, कहीं गिर ना जाए, तो उसी तरीके से उन्होंने एक वाकया और बताया है अपनी माँ के बारे में कि वो अक्सर क्या करते थे, गर्मियों की दोपहर में चुपचाप बाहर निकल जाया करते थे। तो अब गर्मियों में कैसे लू चलती है, गर्म हवा चलती है, अगर हम लू में निकल जाएं तो तबीयत खराब होने का बहुत चांसेस रहते हैं। तो वही उन्होंने बताया, लू लगने पर माँ धोती या कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध देती थी। तो मतलब कि उससे अगर लग जाए तो भी प्याज काम करता है, और अगर ना लगे तो इसके लिए भी क्या करते हैं कि जैसे आप लू में निकल रहे हो तो अपने पास प्याज रख लो, तो वो भी एक कहते हैं कि उससे लू नहीं लगती है। लू लगने पर कच्चे आम का पन्ना पिया जाता है, और अगर लू लग जाए तो क्या होता है, जो कच्चे आम का पन्ना होता है वो पिया जाता है। आम को भून कर या उबाल कर गुड़ या चीनी से उसका शरबत पिया जाता है। उसे देह में लेपा जाता है, यानी इसको पीस के पूरे शरीर में लगा लिया जाता है। नहाया जाता है, उससे सिर धोया जाता है। विस्कोहर में बरसात आने से पहले बादल ऐसे घिरते हैं कि दिन में ही अंधेरा हो जाता है। तो उन्होंने ये भी बताया, देखे यहाँ पर, कि जब लू लग जाए तो उसके कितने उपचार होते हैं। आप सबके यहाँ भी किसी किसी तरह के उपचार होते होंगे, तो वो भी आप देखिएगा। हो सकता है क्वेश्चंस में ऐसे एक क्वेश्चन भी है जिसमें पूछा गया है, तो उसे भी आप ध्यान रखना है। अब इसके बाद आते हैं हमारे लेखक बरसात के मौसम में। विस्कोहर में जब बादल छाते हैं तो इतने घंघोर बादल छाते हैं कि दिन में भी अंधेरा हो जाता है। बरसात कई दिन तक होती है, जिसके कारण घर की दीवारें गिर जाती हैं और घर धंस जाते हैं। तो मतलब इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि जो दीवारें, भाई गांव की दीवारें कैसी होती है, कच्ची होती है, अगर ज़्यादा पानी बरसे तो वो दीवारें गिर जाया करती है, क्योंकि ज़मीन धंस जाती है और दीवारें गिर जाती हैं। बरसात आने पर शिशु पक्षी सभी पुलकित हो जाते हैं, यानी कि छोटे बच्चे हों, पशु हों, पक्षी हों, सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। बरसात में कई कीड़े भी निकल आते हैं। उमस के कारण मछलियां मरने लगती हैं। तो विस्कोहर में आप देखोगे कि वहाँ पर जो है उमस बहुत होती है, ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं, वहाँ पर बहुत होती है। बरसात के कारण कीड़े निकलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो मछलियाँ भी मरने लगती हैं। पहली बारिश में दांत, खाज, फोड़ा, फुंसी ठीक हो जाता है। कहते हैं कि अगर पहली बारिश में आप भीग जाइए तो अगर आपको कहीं फोड़ा फुंसी निकला है या दाद हुआ है तो वो सभी ठीक हो जाएगा, जो पहली बारिश का पानी अगर पड़ता है। मैदानों, खेतों तथा तालाबों में कई प्रकार के सांप होते हैं। भाई गांव है तो सांप तो होंगे, तो वहां कई तरीके के सांप भी होते हैं। सांप को देखने से डर तथा रोमांच दोनों होता है। भाई सही बात है, अगर हम सांप के बारे में सुनते तो रोमांचित हो जाते हैं, भाई कैसा होगा, क्या होगा, हम देखते हैं, और एकदम से अगर कहीं हमारे सामने आ जाए तो हम डर भी जाते हैं। डोडा और मजगीधवा विषहीन होते हैं। तो ये दो सांप इन्होंने कैसे बताया, जिनके अंदर पॉइजन नहीं होता है। डोडा को वामन जाति का मानकर मारा भी जाता है। तो उन्हें ये समझा जाता है कि डोडा जो है वो वाइपर है। वामन मतलब वाइपर जो होते हैं, वाइपर्स जिनके पास बहुत अच्छी क्वांटिटी में जहर होता है, उस प्रजाति के जो स्नेक्स होते हैं वो समझ के अक्सर डोडा को मार दिया जाता है। घासिन भी विषहीन ही हैं। घेर, कडाइवा, भटिया तथा गोहुअन खतरनाक हैं, जिसमें सबसे अधिक गोहुन खतरनाक है, जिसे फेंटास भी कहा जाता है। तो ये जो सांप है ये कोबरा प्रजाति के होते हैं, जिन्हें स्पर्टिकल कोबरा या मोनोसेट कोबरास भी कहा जाता है। इंग्लिश में हम आपको बता रहे हैं, ये हर एरिया में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, मगर ये प्रजाति कोबरा की होती है। दो प्रजातियां हमारी कोबरा की होती है, हम सभी को पता है कि एक आपका मोनोसेट कोबरा होता है और एक आपका स्पेक्टिकल कोबरा होता है। इसके अलावा कोबरा और भी होते हैं, लेकिन ये इस एरिया में नहीं पाए जाते हैं।
गांव के लोग प्रकृति के बहुत निकट हैं। लेखक के अनुसार फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं। तो आप अगर किसी भी गांव एरिया में जाएंगे ना, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वो लोग प्रकृति से बहुत सारी चीजें लेते हैं। अगर मान लीजिए कहते हैं कि कांटा चुभ जाए, अगर कहीं आपको कोई कांटा चुभ जाए, या हम लोग होता है ना लकड़ी की फांस होती है, लग जाए, तो वो कहते हैं कि अगर नहीं निकले तो पक जाता है हाथ, फिर आपको कट करके निकालना पड़ता है डॉक्टर के पास। तो उन लोगों का सबसे प्राकृतिक इलाज क्या होता है, बड़ का एक पेड़ आता है, उसका दूध अगर उस पर डाल दिया जाए ना, तो वो अपने आप फांस बाहर आ जाती है। मधुमक्खी काट ले तो कहते हैं चूना लगा लीजिए, तुरंत साफ जो है जहर खींच लेता है वो। तो इसी तरीके के बहुत से प्राकृतिक इलाज गांव वाले करते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि फूल जो है सिर्फ सुगंध के लिए या सुंदरता के लिए नहीं होते, ये किस और काम के लिए बताएं कि इसे कई उपचार भी किए जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है, क्योंकि गांव में कई रोगों का इलाज फूलों द्वारा किया जाता है। फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये सांप का है, आप कोई फूल रख दो तो सांप नहीं आएगा, देवी प्रसन्न हो जाएंगी, चुड़ैल भाग जाएगी। ऐसे बहुत तरह के अंधविश्वास भी होते हैं, लेकिन बहुत तरह के उपचार जो किए जाते हैं वो वाकई जो है ऐसे होते हैं कि हम भी देख के चौंक जाते हैं। एक्चुअली जो मैंने आपको अभी बड़ के दूध वाला जो किस्सा बताया था, वो हमारे साथ ही हुआ था कि हमारे हाथ में कांटा चुभ गया था और उसका थोड़ा सा पार्ट हाथ के अंदर ही रह गया था। तब वो एक हमें उन्होंने बताया कि आप इस पर ये दूध डाल लीजिए, वो तुरंत बाहर आ जाएगा। और सही लिटरली ये हुआ कि मैंने जब उस पर दूध वाला डाल लिया, तो वो जो पार्ट हमारे स्किन के अंदर रह गया था, जो बहुत पेन कर रहा था, वो धीरे धीरे अपने आप खुद ही बाहर आ गया। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ दिया है, गुड़हल के फूल को देवी का फूल मानते हैं, जिसको गुड़हल मतलब हैबिस्कस का जो फूल होता है वो। बेर के फूल सूंघने से बर्रे, ततैये का डंक झड़ता है। तो यहाँ बताया कि बेर का जो पेड़ होता है उसको अगर सूंघ लिया जाए तो बरैया और ततैये के काटने से जो जहर चढ़ जाता है वो उतर जाता है। आम के फूल कई रोगों के उपचार में काम आते हैं। नीम के पत्ते और फूल चेचक के रोगी के समीप रखे जाते हैं। लेखक के गांव में कमल खिलते हैं। हिंदुओं के यहाँ कमल पत्र पर भोजन परोसा जाता है। कमल पत्र को पुरैन भी कहते हैं। आप कमल को देखेंगे, अगर उसके पर्यायवाची आपने पढ़े हैं तो पुरैन भी पढ़ा होगा। कमल की नाल को भसीण कहते हैं। जो कमल की नाल होती है उसको भसीण, उसकी सब्जी भी बनती है। कमल ककड़ी केवल बिक्री के लिए प्रयोग की जाती है। कमल गट्टा, कमल का बीज इतना बड़ा सा होता है कमल का गट्टा, वो भी खाया जाता है, उसकी सब्जी वगैरह बनती है। अपने एक रिश्तेदार के घर एक रूपवती अपनी उम्र की बड़ी औरत देखी। अभी इन्होंने उनका जो फर्स्ट जो है आकर्षण, जो जिसको हम बोलेंगे इन्फैक्चुएशन जो हुआ, वो एक बार अपने रिश्तेदार के घर गए तो वहाँ अपनी उम्र से बड़ी एक बहुत ही सुंदर लेडी को देखकर इनको इन्फैक्चुएशन हो गया था। तो उनकी सुंदरता लेखक के हृदय में बस गई। लेखक को प्रकृति के समान ही वह औरत आकर्षक लगी। जैसे प्रकृति आकर्षक लगती है, वैसे वो औरत भी उन्हें बहुत आकर्षक लगी। प्रकृति के समस्त दृश्य, जूही की लता, चांदनी की छटा, फूलों की खुशबू में उन्हें वह औरत नजर आने लगी। मतलब अफेक्चुएशन था तो उन्हें हर जगह वो औरत नजर आ रही थी। लेखक को लगा सुंदर प्रकृति नारी के सजीव रूप में आ गई। तो उन्हें लगा कि ये जितनी जो प्रकृति जो थी हम अभी तक देख रहे थे, वो नारी का रूप धारण करके जिंदा होके उनके सामने आ गई है। लेखक जिस औरत को देखकर समस्त प्रकृति के सौंदर्य को भूल गया था, उससे अपनी भावनाओं का इजहार ना कर सका। तो जिससे फर्स्ट इन्फेक्शन उनको हुआ था, कभी भी अपने दिल की बात को उस लेडी को नहीं बता पाए थे। वह सफेद रंग की साड़ी पहने रहती थी, आंखों में कैसी व्यथा लिए दिखती थी। मतलब वो सफेद साड़ी पहनती थी, उसको दुख बहुत थे आंखों में, उसके तकलीफ दिखती थी। वह इंतजार करती हुई दिखती थी। लेखक के लिए वह हर कला के अवसाद में वह मौजूद है। लेखक के लिए हर सुख दुख से जोड़ने की सेतु है। इस स्मृति के साथ मृत्यु का बोध सजीव तौर पर जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है बहुत टाइम हो गया, लेकिन तब भी उस औरत का जो आकर्षण था वो लेखक के अंदर अभी भी बना हुआ है। तो यहाँ पर हमने ये पार्ट फटाफट पढ़ लिया, समझ लिया। हमने कई चीज़ें देखी इस पार्ट में, उनके गाँव के बारे में समझी, जानी, इवन उनके व्यक्तित्व के बारे में भी हमने काफ़ी चीज़ों को समझने की कोशिश करी। अब चलिए इसी पार्ट के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को भी हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया?
विश्वनाथ यानी कि छोटा बच्चा यानी कि खुद हमारे लेखक पे क्या अत्याचार हुआ था। भाई वो खुद 3 साल के थे, उनका छोटा भाई आ गया, उनका दूध छिन गया। अब उनको पालने भी पड़ोस की कसेरिन जो हैं दाई उन्होंने पाला, तो ये उनको बहुत ही अत्याचार लगा। तो ये इसको कैसे लिखेंगे? बालक विश्वनाथ अभी छोटा ही था और स्तनपान करता था। जब उसके छोटे भाई का जन्म हुआ तो छोटे भाई को दूध पिलाने के लिए बड़े अर्थात विश्वनाथ का स्तनपान छूट गया। माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा हो गया। विश्वनाथ को वो गाय का बेस्वाद दूध दिया गया। कसेरन दाई के द्वारा बालक विश्वनाथ का पालन पोषण किया जाने लगा। बालक विश्वनाथ को यह सब अपने ऊपर अत्याचार सा लग रहा था। तो ये सब चीजें उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी की लू से बचने के उपायों का विवरण दीजिए। क्या आप भी इन उपायों से परिचित हैं? तो पाठ में जो उपाय दिए गए हैं वो आपको लिखना है। फिर इसके अलावा आप इन उपायों से परिचित हैं या नहीं हैं, आपको ये चीज बतानी है। क्या दिया है? लेखक विश्वनाथ दोपहर में घर के बाहर जब भी जाते तो माँ लू से बचने के लिए धोती या कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध देती थी। इससे लू का बचाव होता है। ऐसी मान्यता है कि गर्मी में प्याज खाने व साथ रखने से लू नहीं लगती है। गांव में लू से बचने की दवा थी कच्चे आम का पन्ना भूनकर गुड़ या चीनी में उसका शरबत पीना, देह में लेपना, नहाना। कच्चे आम को भूनकर या उबालकर उससे सिर धोते थे। गांव में रहने वाले लोग तो इस उपाय से परिचित हैं, लेकिन शहरी जीवन आधुनिक मशीनी उपकरणों से ही परिचित हैं। तो अगर आप शहरों में बात करोगे तो लोग इन सब चीज़ों से ज़्यादा परिचित नहीं हैं, लेकिन गांव से रिलेटेड जो लोग रहते हैं, जो जानते हैं, जिनका टच गांव से है, वो इन सभी उपायों से परिचित रहते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी मां की तुलना बत्तख से की है? जो आधार से उन्होंने तुलना की है वही आपको यहाँ पे लिखने है। पाठ में दिया हुआ है उसी आधार पर लिखेंगे। क्या दिया है? लेखक विश्वनाथ ने निम्नलिखित आधारों पर अपनी मां की तुलना बत्तख से की है। बत्तख भी मातृत्व का सुख पाने के लिए अंडे देती है। जैसे मातृत्व मतलब मां का सुख पाने के लिए उन्हें सेती है, उनकी सावधानी पूर्वक रक्षा करती है। लेखक विश्वनाथ ने अपनी मां को बच्चों को प्यार करते, दूध पिलाते और हर सुख दुख में उनकी सहायता करते देखा था। मातृत्व का सुख दोनों समान रूप से भोगते हैं। इस आधार पर विश्वनाथ ने दोनों की समानता की है कि मतलब बत्तख भी क्या करती है, अंडे देती है, उनको सेती है, उनसे बच्चे निकलते हैं, उनकी देखभाल करती है, उनके हर खतरों से उनको बचाती है। उसी तरीके से मानव माँ भी क्या होती है, वो भी बच्चों को पैदा करती है, उनके पालन पोषण करती है, उनकी देखभाल करती है और उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हर मुसीबत से उनको बचाती भी है। तो इन्हीं दोनों आधारों पे उन्होंने बत्तख और माँ की तुलना करी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं कैसे? तो अब सिर्फ सुगंध नहीं दे रहे हैं, वो हमारे लिए दवा का काम भी करते हैं। कैसे? अब इसमें जो पाठ में दिया गया है वही आपको यहां पर लिखना है। तो क्या दिया है? विश्वनाथ ने गांव में अनेक फूल देखे, सूंघे और कानों में खोसे थे। मतलब हम सूंघते हैं तो क्या होता है, आपने देखा होगा कान के पीछे भी बहुत से लोग खोस लेते, बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे खेल खेल में ये सारे काम बहुत करते हैं। गांव के लोगों का विश्वास था कि फूल केवल सुगंध ही नहीं देते बल्कि रोगों के इलाज में भी सहायक है। भरमंडा का फूल पीली तितली जैसा होता है। आपने देखा होगा कई जगह पीला पीला सा फूल होता है एकदम, उसकी पत्तियां भी थोड़ी बिखरी बिखरी रहती है, समिटी नहीं होती, तो उसको कहा जाता है भरमंडा का फूल। जैसे आंख दुखनी आने पर माँ आंखों पर लगाकर इलाज करती थी। कहते हैं ना कंजवाइटिस, आंख आना मतलब कंजवाइटिस हो जाता है ना, तो उस पर अगर वो फूल रख दिया जाए तो बहुत ही दर्द से रिलीफ मिलता है। नीम के फूल और पत्ते चेचक के रोगी के सिरहाने रखने से लाभ होता है। नीम के जो फूल होते हैं और उनके पत्ते होते हैं, चेचक जो निकलती है उसके लिए बहुत ही, जिसको मिजल्स या चिकन पॉक्स बोलते हैं चेचक को, उनमें ये बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं। यह माना जाता है कि बेर की जंगली गंध से बरे और ततैये का डंक गिर जाता है। यानी कि बेर का जो जंगली फूल होता है उसकी महक ऐसी होती है कि ये जो ततैया और बर्रे काट लेते हैं तो आप लोग देखते हैं ना स्वेलिंग आ जाती है। तो उसका कारण क्या होता है, उनके जो डंक होता है उनमें थोड़ा सा पॉइजन होता है जो हमको हार्मफुल तो नहीं करता, लेकिन वो पेनफुल तो होता है, साथ ही साथ वो थोड़ा स्वेल कर देता है हमारे जहाँ पे भी वो काटेगा। तो उसको अगर उस जगह पे हम वो जंगली फूल रख दें तो कहते हैं कि वो जहर जो है समाप्त हो जाता है।
झड़ जाने का तात्पर्य होता है कि वो जो जहर होता है वो अपना असर कम कर देता है और वह काट नहीं पाता। और माना जाता है इस प्रकार फूल दवा का काम भी करते हैं। तो फूल इस तरीके से काम करते हैं। तो शुरू करते हैं पाठ। प्रस्तुत पाठ हमारा मालवा अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में लेखक प्रभाष जोशी जी के द्वारा लिखित है। इस पाठ में लेखक ने मालवा प्रदेश की मिट्टी, वर्षा, नदियों की स्थिति, उद्गम एवं विस्तार तथा वहां के जनजीवन तथा संस्कृति को चित्रित करने का प्रयास किया। हमने बताया मालवा रीजन की जो कोई भी चीजें प्रचलित है वो सभी चीजें हमारे सामने लेकर आए। यहाँ की मिट्टी कैसी है, वर्षा कैसी होती, क्या सब कुछ हमारे सामने इन्होंने प्रस्तुत किया है। उन्होंने मालवा के बारे में बहुत ही सुंदर एवं मनमोहक चित्रण किया है। मालवा की अभी की स्थिति एवं पहले की स्थिति की तुलना की है। मालवा की अभी जो प्रेजेंट स्थिति है और मालवा जैसा पहले था, इन दोनों स्थितियों की तुलना भी करिए, मतलब इन दोनों स्थितियों को कंपेयर किया है कि पहले क्या परिस्थितियां थी और अब क्या परिस्थितियां हैं। जैसे कि पहले की मालवा धरती गहन गंभीर डग डग रोटी पग पग नीर कि अब के मालवा नदी नाले सूख गए, पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया। तो यहाँ पर पहले क्या एक ये चीज थी, जैसे कि पहले क्या है, डग डग रोटी पग पग नीर, यानी कि डग डग यानी कि हर रास्ते पे आपको खाने को रोटी मिल जाएगी, पग पग नीर मिल जाएगा, मतलब आप कहीं पर एक कदम भी रखेंगे तो आपको पानी की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब क्या सभ्यता हो गई है, कहने का मतलब क्या है, अब जो है हमारा जो पग पग नीर वाला मालवा है वो सूख गया है। यानी कि अब जो है परिस्थितियां बदल गई हैं। अब इतना संपन्न ये मालवा क्षेत्र नहीं रह गया है। मालवा में रहने वाले लेखक अपनी जन्मभूमि का बखान करते हुए उसकी पहले की सुंदरता और आज के आधुनिक युग में उजड़ चुके हरियाली व नदी झरनों की दुख को व्यक्त कर रहे हैं। तो इनकी जन्मभूमि प्रभाष जोशी जी की जो है ये कहाँ पर रही है, मालवा रीजन में रही। तो जब वो पैदा हुए चारों तरफ बहुत ही संपन्न हरियाली थी, संपन्नता थी, नदियाँ खूब अच्छी थी। लेकिन अब आधुनिक समय में क्या हो गया, ये सभी सूख गए हैं, मतलब अब उतनी हरियाली नहीं रह गई, मौसम भी बहुत विकट हो जाती, कहते ना हरियाली नहीं रहेगी तो मौसम विकट हो ही जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। मिट्टी भी बंजर हो चुकी है, जिससे पूरे मालवा को बर्बाद कर दिया है और मालवा की मिट्टी भी बंजर बना दी है। लेखक कहते हैं जो मालवा अपनी सुख समृद्धि एवं संपन्नता के लिए प्रख्यात था, वही मालवा अब खाऊ उजाड़ी सभ्यता में फंसकर उलझ गया है। मतलब जो पूरी तरीके से संपन्न क्षेत्र हुआ करता था, आज क्या है, बस खाओ उजाड़ो और बर्बाद सब कुछ। यानी कि हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी भूमि को संभाल के रखने का जो पहले लोगों में हुआ करता था वो आज के लोगों में नहीं है। लेखक नवरात्रि के समय घाट स्थापना का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि यह दिन बहुत ही खुशहाली का दिन है। इस दिन सारे लोग सज धज कर घर आंगन को सजाते हैं, लेकिन आज आसमान में बादल गरज रहे हैं और बारिश होने वाली है। और मैं उस घड़ी मालवा की उजली चटक धूप लहलाते ज्वार बाजरे और सरसों सोयाबीन की फसल, बेल के पीले फूल और दमकते हुए घर आंगन देखने आया था। तो अब इन्होंने क्या बताया, नवरात्रि के समय घट स्थापना होती है, घट रखा जाता है ना, उसमें ज्वार बोए जाते हैं, जौ बोया जाता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इस समय मौसम क्या रहता है, बहुत ही खुशहाल भरा, हल्की हल्की सी ठंड होती है और क्या कहते हैं चारों तरफ खेत लहलाते रहते हैं। मतलब ये जो 9 दिन होते हैं नवरात्रि के, बहुत ही अच्छे दिन होते हैं, मतलब मौसम भी बहुत प्रेजेंट मौसम रहता है। अब जो आज का क्या है, बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है, तो ये क्या है, बेमौसम चीज हो रही है ना, ये तो बारिश का मौसम नहीं था। तो इस समय मौसम कैसे बदला हुआ है, तो ये देखने क्या आए थे, लहलाते खेत, लेकिन उनको मिल क्या रहा है, बारिश। इस क्वार के महीने में तो बारिश चली भी जाती है, लेकिन इस बार यह बारिश जरूर होगी। तो उन्होंने बोला क्वार का महीना होता है, बारिश नहीं होती, लेकिन यहाँ पर तो बारिश हो रही है। उस वक्त बहुत बारिश हुई। किसानों का कहना था हमारी सोयाबीन की फसल तो गल गई। तो अब उस वक्त बेमौसम बरसात होने का क्या हुआ, और बहुत ज्यादा हुई, तो जो सोयाबीन की फसल, मालवा क्षेत्र में सोयाबीन काफी अच्छी तादाद में होता है, तो वहां पे किसानों को बहुत नुकसान हुआ, उनकी पूरी फसल गल रह गई।
लेकिन अब गेहूं और चना की फसल अच्छी होगी। अब ज्यादा पानी मिल जाने से खेतों से क्या, सोयाबीन तो बर्बाद हो गया, लेकिन गेहूं और चना जिनके लिए ज्यादा पानी लगता है वो फसल अब खेतों को नम कर चुकी है, तो वो फसल आगे आने वाली अच्छी होगी। मालवा में बारिश का पानी घरों में घुस गया था, तो इतनी बारिश हुई थी कि घर के अंदर तक पानी आ गया था। सबको पुराने दिन याद आने लगे, लेकिन मालवा में अब पहले जैसे दिन कहाँ हैं। पुराने दिन याद, अब पहले जैसे दिन उन्होंने कहा कहाँ है। कवि सफर के बारे में इस पाठ में बताते हैं कि जब उज्जैन से देवास होते हुए इंदौर जाना होता है तो मालवा आंगन पड़ता है। तो यानी कि उज्जैन जाइए, इंदौर जब उज्जैन जाएंगे देवास होते हुए आपको इंदौर जाना होगा। तो ये क्या हुआ, मालवा क्या है, वो मालवा का आंगन है। क्या कहलाता है वो, मालवा का आंगन कहलाता है। और क्वार के महीने में जब जाना होता है तो मालवा की भरी पूरी गदराई हरियाली से तबीयत मस्त हो जाती है। और अगर ये क्वार के महीने में आप ये सफर कर रहे हैं तो यहाँ चारों तरफ इतनी हरियाली रहती है कि आप देखकर एकदम प्रसन्न हो उठेंगे। कुएं, बावड़ी, तालाब, तलैये के लबालब भरे नदी नालों को बहते और फसलों को लहलाते हुए देखो तो बहुत गजब की खुशियों का अनुभूति होती है। तो चारों तरफ जितने भी नदी तालाब सब कुछ पानी से लबालब भरे होंगे, चारों तरफ हरियाली होगी और ऐसा माहौल देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन अब औद्योगिक पद्धति के कारण सारा मालवा बदल चुका है। अब औद्योगिकरण होने के कारण इन सभी चीजों में बदलाव आ चुका है। समृद्ध मालवा अब खाऊ उजाड़ी सभ्यता बन गया है। तो जो समृद्ध पूरी तरीके से संपन्न मालवा था अब क्या हो गया है, खाऊ उजाड़ू सभ्यता। मतलब खाओ, खा के रहते रहो, उजाड़ते रहो, ऐसी सभ्यता हो गई। अपनी सभ्यता संस्कृति को संवारने का किसी में अब कोई ख्याल नहीं रह गया है। लेखक के अनुसार खाऊ उजाड़ी सभ्यता अमेरिका एवं यूरोपियन की देन है, जिसके कारण विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अब सभ्यता बन गई है। तो उनको कहने का मतलब हम लोगों ने पश्चिमी सभ्यताओं को अपनाना शुरू कर दिया है। और ये सभ्यता क्या है, औद्योगिक क्रांतियां लेकर आती है। मतलब औद्योगिक इतने ज्यादा लगाते हैं कि इनसे हमारा जो प्राकृतिक संपन्नता होती है वो सभी नष्ट हो जाती है, जिसके कारण पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। जैसे लेखक बताते हैं कि नर्मदा को सीमेंट और कंक्रीट के विशाल राक्षसी बांध से बांध दिया गया है। तो नर्मदा नदी में कई बांध बन गए हैं, तो वो उसको उन्होंने राक्षस बोला है, इसीलिए वह चिढ़ गई है। नर्मदा को बांधा गया राक्षस से, तो वो बहुत गुस्सा हो गई है। लेकिन फिर उसमें अब भी बहुत पानी और गति है, लेकिन नेमार के पास उसका बहाव और गति धीमी हो गई है। तो उसमें अभी पानी है, लेकिन नेमार जिला में उन्होंने बताया कि वहां पर पानी काफी कम है। लेखक ने अपनी यात्रा के दौरान जो भी देखा, महसूस किया और आज की जो स्थिति है उसे इस पाठ में शब्दों के माध्यम से पिरोया है। उस आस में स्थित सारी नदियों और तीर्थ स्थलों जैसे ओंकारेश्वर, जहां शिप्रा नदी का उद्गम है, सिरमौर का घाट जैसे जगहों के बारे में बताया है, जो आज के समय में नष्ट होने के कगार पर है। नदियों के स्थान पर बांध है, फसलों की जगह कारखानों ने ले ली है। तो इस सभ्यता में उन्होंने देखा कि नदियों में बांध बन गए, फसलों जहां खेत थे वहां कारखाने बन गए, नदियां जहां उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल पे ही नदियों का ऐसा हाल है कि आप देखकर जो है ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं करेंगे। शिप्रा नदी जो ओंकारेश्वर से प्रकट होती हैं, बहुत ही स्वच्छ निर्मल जल हुआ करता था। आज वहाँ पे बहुत बड़ा बांध बन जाने के कारण नदी जो है, अब पानी भी हमको उतना नहीं दिखाई देता जितना नदी में पानी हुआ करता था। तो ये सब चीज़ें उन्होंने इस पाठ में हमको बताई हैं कि किस तरीके से मालवा की चीज़ों में परिवर्तन आया है। इस बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण पर्यावरण का विनाश हुआ है। जाहिर सी बात है, ज्यादा उद्योग लगेगा तो पर्यावरण को नुकसान तो होना ही है भाई। उससे जितना वेस्टेज, जितना पोल्यूशन होता है तो प्रकृति को बहुत नुकसान होता है। जिस मालवा में पहले खेत खलियानों से हरी भरी फसल लहलहाती थी वह आज बंजर हो गई है। नदियां, तालाब, झरने सब सूख गए हैं, नदियों को बंदी बना दिया गया है। अमेरिका की खाऊ उजाड़ी जमीन पद्धति ने पूरी दुनिया को इतना प्रभावित किया है कि हम खुद अपनी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता तथा अपनी धरती माता को उजाड़ने में लगे हैं।
तो यहाँ पर क्या बताया, इन सब से जो है प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचा। हमने पश्चिमी सभ्यता को अपना तो लिया, लेकिन इस सभ्यता ने हमें ही, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी धरती माता को ये कितना नुकसान पहुंचा रहा है, हम इस खुद पर ये सारी चीजें ध्यान नहीं दे रहे। क्योंकि पश्चिमी सभ्यता तो पराई थी, मगर ये धरती माता, ये सभ्यता, ये संस्कृति तो हमारी थी। किसी पराई चीज के लिए हमने अपनी संस्कृति को इतना क्यों नुकसान पहुंचाया है। आधुनिक पद्धति विकास ने हमारे जीवन को हमारे जड़ जमीन से अलग कर दिया है। हम अपनी जमीन के महत्व को भूलते जा रहे हैं और हकीकत तो यह है कि हम विकास के नाम पर उजाड़ रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पर्यावरणीय सरोकारों को आम जनता से जोड़ दिया है तथा पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया है। तो यहाँ पर देखा कि हम दूसरों की चीज़ों को अपनाने के चक्कर में अपनी ही चीज़ों को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या समझाने की कोशिश करी है, हमें सचेत किया है, हम अपनाएं चीज़ों को। उन्होंने हमसे ये मना नहीं किया कि आप पश्चिमी सभ्यता को नहीं अपनाइए, लेकिन उतना अपनाइए जिससे अपनी चीज़ों का नुकसान नहीं हो। हमको अपनाना है, लेकिन साथ ही अपनी सभ्यता, संस्कृति, धरती माता, पर्यावरण सभी का ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों को नहीं नुकसान पहुंचाना है। तो इस पाठ में उन्होंने हमको इस चीज़ें समझाई हैं और साथ ही सचेत भी किया है और मनुष्यों को पर्यावरण के महत्व को बताने की कोशिश की है। लेखक ने मालवा के साथ साथ पूरी प्रकृति को विनाश की ओर अग्रसर किया है, जिससे हम पर्यावरण विनाश से बच सकें अथवा इसके महत्व को समझकर प्रकृति का दोहन ना करें बल्कि उसका संरक्षण करें। तो लेखक ने यहाँ बताया है सिर्फ मालवा में ही पूरी प्रकृति जो है विनाश की ओर जो अग्रसर है, हमें समझाने की कोशिश करी है कि हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है और अपनी धरती की हमें संरक्षण करना है। क्योंकि हम जब तक ये धरती खुशहाल है, मानव सभ्यता तब तक पलेगी। अगर ये धरती विनाश की कगार पर आकर खड़ी हुई तो मानव सभ्यता कभी भी फल फूल नहीं सकती। तो हमें अभी से बचाना है अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए। ये चीज़ लेखक ने हमें इस पाठ में बताया है। अब देखते हैं इसी पाठ के कुछ प्रश्न उत्तरों को। पहला प्रश्न है, पर्यावरण को विनाश से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसे कैसे बचाया जा सकता है, अपने विचार लिखिए। तो पर्यावरण को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको बतानी है। आपके विचार यहाँ पर पूछे गए हैं, तो इसको आप अपने अपने तरीके से लिख सकते हैं, मगर कैसे लिखेंगे ये आइडिया हम आपको ज़रूर देंगे। प्रदूषण को रोकने के लिए वायुमंडल को साफ सुथरा रखना परमावश्यक है। इस ओर जनता को जागरूक किया जाना चाहिए। बस्ती व नगर के समस्त वर्जित पदार्थों के निष्कासन के लिए स्थान पर समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। वर्जित स्थान मतलब वर्जित जो चीज़ें पदार्थ होते हैं, मतलब जिनसे पर्यावरण को नुकसान होता है, जैसे प्लास्टिक्स हैं, ठीक है ना। प्लास्टिक बहुत तरह के होते हैं, अगर इस ज़मीन में ऐसे ही चले जाएं तो कभी भी गलती नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को हमें ऐसे अलग तरीके से रखना है ताकि इनका नुकसान जो अलग तरीके से इनको डिस्पोज ऑफ किया जा सके। ऐसे ही अगर ज़मीन में गड़ जाएंगे, दब जाएंगे तो वो नुकसानदेह होते हैं। जो औद्योगिक प्रतिष्ठान शहरों तथा घनी आबादी के बीच में है, उन्हें नगरों से दूर स्थानांतरित करने का पूरा प्रबंध करना चाहिए। घरों से निकलने वाले दूषित जल को साफ करने के लिए बड़े बड़े प्लांट लगाने चाहिए। फैक्ट्रियों और कारखानों को नदियों से दूर कर देना चाहिए। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। इस प्रकार प्रदूषण युक्त वातावरण का निर्माण किया जा सकेगा। तो यहाँ पर क्या है, जो भी डिस्पोज ऑफ चीज़ें हैं उनको बहुत कायदे से डिस्पोज करना चाहिए। फैक्ट्री वेस्टेज को कभी भी नदियों में, तालाबों में नहीं जाने देना चाहिए। पेड़ पौधों को ज़्यादा लगाइए, उनका संरक्षण कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपके जो विचार हैं आप उन्हें यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, क्या आपको भी पर्यावरण की चिंता है? अगर है तो किस प्रकार, अपने शब्दों में लिखिए। आपको है पर्यावरण की चिंता तो आप उसे अपने शब्दों में लिखिए, और किस तरह की चिंता है ये भी लिखनी है। हाँ, मुझे भी पर्यावरण की चिंता है। मैं देख रहा हूँ कि आसपास क्या हाल है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और आज यह भारत के सबसे प्रदूषण युक्त शहर में आती है। तो आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पोल्यूशन का जो भी क्राइटेरिया है आप उसे लिख सकते हैं। इसके कारण यहाँ के नागरिकों को सांस संबंधी तथा त्वचा संबंधी बीमारियां हो रही हैं।
यहाँ पर शुद्ध वायु लेना तो जैसे सपने की बात है। इस कारण लोगों की आयु भी कम हो रही है। मैं सोचता हूँ यदि ऐसा रहा तो भारत का दिल कहा जाने वाला यह शहर कैसे बचेगा। इसके अतिरिक्त यदि मेरे देश में हर राज्य और शहर का यही हाल रहा तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, हम उन्हें क्या देंगे। हमें शीघ्र ही कुछ करना पड़ेगा, वरना वह समय दूर नहीं जब मेरा देश प्रदूषण के जहर से त्रस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जिस शहर में रहते हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे। तो ऐसा क्यों इंजीनियर समझते हैं? देखिए, आज के इंजीनियर अपनी तकनीकी ज्ञान को बहुत उच्च मानते हैं। उनको लगता है कि पुराने ज़माने के लोगों को तकनीकी ज्ञान नहीं था, वे तकनीकी शिक्षा से अनजान थे। ऐसा सोचकर वे स्वयं एक गलतफहमी में जीते हैं। वह मानते हैं कि पश्चिमी सभ्यता ने ज्ञान का प्रसार किया, भारत के लोगों को ज्ञान था ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है कि अगर आप ये देखेंगे कि पश्चिम से ही सारी टेक्नोलॉजी सब कुछ हुई, तो आप अगर एक बार इतिहास उठाकर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने की मिलेंगी कि भारत में ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत चीज़ें हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं। तो तकनीकी ज्ञान पश्चिम की देन नहीं है, वो हमारे भारत में भी बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है। प्रश्न संख्या 4 है, मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मंजू रेनेसां के बहुत पहले हो गए। पानी के रख रखाव के लिए उन्होंने क्या प्रबंध किए। तो मालवा के ये राजा हैं विक्रमादित्य, राजा भोज और मंजू। ये सभी रेनेसां मतलब जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उससे बहुत पहले ये लोग थे। यूरोप की जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उससे बहुत पहले ये लोग हुए थे। इन लोगों ने पानी के लिए बहुत सारे प्रबंध किए। तो वही सब चीज़ें आपको बतानी है। क्या है, इन राजाओं ने पठारों की कमजोरी को समझा और पानी को रोकने के लिए बेहद इंतजाम किया। अब मालवा एरिया पठार रीजन है, ठीक है, तो पठार में पानी नहीं रुकता, पत्थरों में सूख जाता है जल्दी। अब वहाँ पे पानी का प्रबंध करना था क्योंकि बारिश तो साल में एक बार होती है और उस सेव किए गए पानी को हमें सालों चलाना है। तो आप देखेंगे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं, तालाब हैं। जैसे भोपाल शहर ही 7 झीलों का शहर माना जाता है, तो यहाँ पर बहुत सारे तालाब बड़े बड़े हैं। तो यहाँ सब क्यों, इन राजाओं ने यहाँ पर इन कमजोरियों को समझा और पानी का प्रबंध किया। बड़े बड़े तालाब खुदवाए उन्होंने, बावड़ियाँ बनवाई। तो यहाँ पर क्या दिया उन्होंने, इसके लिए सबसे पहले वहाँ पर तालाब, कुएं, बावड़ियों का निर्माण कराया। इस तरह वह बरसात का पानी जमा करके रख सकते थे। यह पानी पूरे वर्ष पानी की व्यवस्था करता था और लोगों को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता था। मालवा इसी का प्रमाण है। तो मालवा में आप देखेंगे बावड़ियाँ, तालाब, कुएं बहुत मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें जो मालवा में बारिश भी बहुत अच्छी खासी होती है। अगर बारिश अच्छी हुई और इन सब जगह पानी स्टोर हो जाता है तो साल भर पानी की कोई भी किल्लत नहीं होती है। तो यहाँ पर ये पार्ट हमने खत्म किया। इस पार्ट के डिटेल एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी सॉल्यूशन हमने पहले भी कराए हैं, उनको आप देख लीजिएगा, फिर ये रिवीजन करिएगा। वन शॉट रिवीजन सिर्फ आपके लिए हिंदी में ही अवेलेबल नहीं है, बाकी सभी सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। तो ये आपको कहाँ मिलेंगे, उसके लिए आना होगा आपको हमारे चैनल magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ वन शॉट रिवीजन मिलेगा। आप वन शॉट रिवीजन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आप देखेंगे कि वो क्लासेस आ जाएंगी जिनमें वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। 9th, 10th, 11th, 12th। तो आपको कहाँ आना है, आपकी क्लास है 12th। आप वहाँ पर वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने क्या होगा, सारे क्लास 12th में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सभी आपके सामने आएंगे। बस आपको करना क्या है, आपके जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है वो सब्जेक्ट आपको क्लिक करना है। फिर जो भी चैप्टर एग्जाम में आ रहा है उसे क्लिक करेंगे, उसका वीडियो देखेंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। क्योंकि आपके एग्ज़ाम अच्छे होंगे तो हमें बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि हमारी मेहनत भी सफल हो जाएगी। तो देखते रहिए। बाय बाय।